गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आज का अपना क्वेश्चन है बेंच बार रिलेशनशिप। बेंच बार रिलेशनशिप को बहुत बार ऐसे भी पूछा जाता कि डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन एडवोकेट्स एंड जजेस। तो उसमें भी यही लिखना है आपको। सो इंट्रोडक्शन। द बेंच बार रिलेशनशिप इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द टू व्हील्स ऑफ चैरियट ऑफ जस्टिस। मतलब जो न्याय का रथ है उसके जो दो पहिए हैं वो है जजेस एंड एडवोकेट्स। मतलब अगर रथ का एक भी पहिया मिसिंग हो तो रथ चल नहीं सकता। उसी प्रकार जस्टिस अगर फेयरली प्रोवाइड करना है किसी को, या फिर जस्टिस का जो फंक्शन है कि सभी को मिलना चाहिए, वो प्रॉपरली अगर फुलफिल करना है तो उस कंडीशन में जजेस एंड लॉयर सॉरी एडवोकेट्स दोनों भी लगेंगे। So in the Indian legal system, the bench, judges and the bar advocates are not opponents. They are partners with the common goal of ensuring fair and speedy administration of justice. मतलब जो इंडियन लीगल सिस्टम है उसके अंदर जो जजेस एंड जो एडवोकेट्स रहते हैं वो एक दूसरे के दुश्मन अपोनेंट्स नहीं है, बल्कि वो पार्टनर्स है जिनका एक कॉमन गोल है कि फेयर एंड स्पीडी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इंश्योर करना। सो वो रिलेशनशिप रेगुलेट की जाती है बाय एडवोकेट्स एक्ट 1961 द्वारा। उसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। So, defining the bench and the bar. The bench refers collectively to judges and magistrates who preside over the court and adjudicate disputes. मतलब जो जजेस एंड मैजिस्ट्रेट प्रिसाइड करते कोर्ट पे, मतलब उनकी एक पोजीशन रहती कोर्ट के अंदर। एक मेन रोल रहता कि जस्टिस डिलीवर करना बाय हियरिंग बोथ साइड्स। मतलब प्रॉपर हियरिंग प्रोवाइड करने दोनों पार्टीज को, डिसीजन देना, एडजुडिकेशन करना डिस्प्यूट्स पे। देन बार refers collectively to the advocates who are licensed to practice law and represent the clients before the bench. बार मतलब एडवोकेट्स को रेफर करा गया है इधर, जो जिनके पास लाइसेंस है प्रैक्टिस करने का लॉ, एंड जो अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते जज के सामने। ड्यूटीज ऑफ एडवोकेट टुवर्ड बेंच, बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स। Under Part 6, Chapter 2 of Bar Council of India rules, an advocate has a specific ethical duties to ensure a healthy interaction with the judge. सो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर सबसे पहले कौन सी ड्यूटीज है एडवोकेट की जज के प्रति? तो सबसे पहले डिग्निफाइड कंडक्ट, रिस्पेक्ट द कोर्ट, नो प्राइवेट कम्युनिकेशन, रिस्ट्रेनिंग क्लाइंट। अभी अपन ने पीछे भी देखा है ड्यूटी टुवर्ड्स कोर्ट, उसके अंदर की ड्यूटीज भी आप इधर लिख सकते। एन एडवोकेट मस्ट मेंटेन सेल्फ रिस्पेक्ट एंड एक्ट विद डिग्निटी ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स। However, if there is a legitimate grievance against a judicial officer, they have the right and duty to report it to proper authorities. मतलब एक एडवोकेट ने सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करने को होना एंड डिग्निटी के साथ एक्ट करना प्रोसीडिंग के साथ, प्रोसीडिंग चलते वक्त। हाउएवर इफ देयर इज ए लेजिटिमेट ग्रीवियंस, मतलब अगर सचमुच का कुछ प्रॉब्लम है किसी एडवोकेट को किसी जज द्वारा, मतलब कोई जज जानबूझ के किसी एडवोकेट को तकलीफ दे रहा, तो उस कंडीशन में एडवोकेट के पास पूरा राइट है और उसके पास पूरी ड्यूटी टू रिपोर्ट है प्रॉपर अथॉरिटीज़ के पास। रिस्पेक्ट द कोर्ट, मेंटेनिंग द डिग्निटी ऑफ जुडिशियल ऑफिस इज कंसिडर्ड इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ फ्री सोसाइटी। मतलब कोर्ट को रिस्पेक्ट करना। उसके बाद नो प्राइवेट कम्युनिकेशन, एंड एडवोकेट मस्ट नेवर अटेम्प्ट टू कम्युनिकेट प्राइवेटली एंड विद जज रिगार्डिंग पेंडिंग केस टू इन्फ्लुएंस डिसीजन। मतलब एक वकील ने कभी भी किसी जज के साथ किसी भी पेंडिंग सूट के बारे में डिस्कशन वगैरह नहीं करना, प्राइवेट कम्युनिकेशन नहीं करना। उसके बाद रिस्ट्रेनिंग क्लाइंट्स, एंड एडवोकेट मस्ट प्रिवेंट देयर क्लाइंट फ्रॉम यूजिंग अनफेयर और इलीगल प्रैक्टिसेस टुवर्ड द कोर्ट और द अपोजिंग पार्टी। उसके बाद एडवोकेट ने उनके क्लाइंट को भी रोकना ताकि वो भी अनफेयर या फिर इलीगल प्रैक्टिसेस यूज़ ना कर पाए कोई भी कोर्ट के प्रति और या फिर अपोजिंग पार्टी के प्रति, ताकि उससे कुछ अनफेयर एडवांटेज मिल जाए अनदर पार्टी को। इसलिए रिस्ट्रेन करना उसके क्लाइंट को भी, खुद को तो रिस्ट्रेन करना ही, खुद भी इलीगल या अनफेयर एक्टिविटी ना ही करे और क्लाइंट को भी ना करने दे, ऐसा। सो ये अपन मन से बहुत सारे लिख सकते हैं, अपन ने पीछे भी देखा। देन प्रॉपर ड्रेस कोड, हाँ, अपीयरिंग इन द प्रेस्क्राइब यूनिफॉर्म गाउन एंड बैंड इज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द इंस्टीट्यूशन। उसके बाद आता है ड्यूटीज ऑफ बेंच टुवर्ड द बार। अभी जज की क्या ड्यूटीज रहती है एडवोकेट के प्रति? सो ये भी अपन ने पीछे देखा है, मे बी एक आध वीडियो में। फॉर द रिलेशनशिप टू बी रेसिप्रोकल, द जजेस ऑल्सो हैव ऑब्लिगेशंस टुवर्ड लॉयर। मतलब रिलेशनशिप ऐसी होना जैसे मतलब दोनों भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इसीलिए जैसे एडवोकेट्स की जज के प्रति ड्यूटी है, जज की भी एडवोकेट्स के प्रति कुछ ड्यूटी है। सबसे पहले आती पेशेंट हियरिंग, इम्पार्शियलिटी, अवॉइडेंस ऑफ अनवारंटेड कमेंट्स एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। A judge must give the advocate a reasonable opportunity to present their case without unnecessary interruptions.
मतलब जज ने एडवोकेट को एक अपॉर्चुनिटी देने को होना रीजनेबल कि वो उनकी केस जज के सामने प्रेजेंट कर पाए। उनको बीच में ही टोकना, इंटरप्शंस करना, वो ऐसा नहीं करना। मतलब पेशेंटली उनको सुन लेना, हियरिंग, पेशेंट हियरिंग। इम्पार्शियलिटी, जजेस ने न्यूट्रल रहने को होना, किसी एडवोकेट के प्रति फेवरेटिज्म शो नहीं करने को होना। और किसी भी सीनियर काउंसिल है इसलिए उनको मतलब उनके प्रति फेवरेटिज्म शो करा कि भाई इनको एक्सपीरियंस ज़्यादा है तेरे से, ये अच्छा बता रहा है तेरे से, मतलब ऐसा नहीं करने को होना। दोनों को एक ही तख्ते पे रखने को होना, न्यूट्रल रहने को होना। Avoidance of unwarranted comment. Judges should avoid making derogatory remarks in open court about an advocate's lack of knowledge or ability. मतलब जज ने कुछ ऐसे डेरोगेटरी रिमार्क्स ओपन कोर्ट में नहीं करने को होना जिस जो कि एडवोकेट, मतलब नए नए एडवोकेट्स आते उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता तो वो गलती करते, तो उस कंडीशन में जज ने उनको प्यार से समझाने को होना, ना कि डेरोगेटरी वे यूज़ करके। उससे उनका मॉरल डाउन हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो डर बैठ जाए उनके अंदर कि भाई समझ, मतलब अपने वो ऐसा ना समझे, खुद को कम ना समझे ऐसा। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, जस्ट एज द बार रिस्पेक्ट द बेंच मस्ट रिस्पेक्ट द बार एज एन इक्वल पार्टनर इन द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। मतलब दोनों के बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना, एडवोकेट एंड जजेस के बीच में। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रोकन रिलेशनशिप, हाँ, when the harmony between the bench and the bar breaks down it leads to two major legal issues। जब ये रिलेशनशिप ब्रेक होती है एडवोकेट्स एंड जजेस के बीच की, तो क्या होता, तो सबसे पहले आता प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। इफ एन एडवोकेट एक्ट्स डिसरिस्पेक्टफुली और डिसऑनेस्टली दे कैन बी ट्राइड बाय डिसिप्लिनरी कमिटी ऑफ द बार काउंसिल अंडर सेक्शन 35 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट। मतलब कोई वकील डिसरिस्पेक्टफुली या डिसऑनेस्टली बिहेव कर रहा किसी भी जज के साथ, तो वो डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ बार काउंसिल के अंडर उनकी एक्शन, मतलब उनकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड होंगी, और फिर डिसिप्लिनरी कमेटी डिसाइड करेंगी कि उनके साथ क्या करना वकील के साथ। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अंडर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 एनी एक्ट दैट स्कैंडलाइजेस द कोर्ट और लोअर्स इट्स ऑथोरिटी इज कंसिडर्ड क्रिमिनल एट कंटेम्प्ट। मतलब कोई भी ऐसा कृत्य करना वकील के द्वारा जिससे कोर्ट को मतलब धमकी वगैरह दे रहा है, डर वगैरह दिखा रहा कोर्ट को, या फिर उनकी ऑथोरिटी कम कर रहा, तो वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट माना जाएगा। और आर्टिकल 129 215 द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स हैव इनहेरेंट पावर्स टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ द बेंच। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी दिए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर है कंटेम्प्ट के। और ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 है, इसके अंदर तो स्पेसिफिकली दिया गया है कि अगर कोई वकील कंटेम्प्ट करता है कोर्ट का, तो फिर जज के पास क्या क्या पावर है। तो मैं आपको बता दूं, वो पावर्स रहते अप टू 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट एंड 2000 फाइन, और बोथ ऐसी पावर्स वगैरह रहती। या फिर वो मतलब डिपेंड करता कि किस प्रकार का कंडक्ट है, मिसकंडक्ट है। Key case law in the P.D. Gupta versus Ramamurthy, the Supreme Court held that the admission of justice is not something which concerns the bench only; it concerns the bar as well. They are two sides of the same coin. मतलब P.D. गुप्ता वर्सेस राममूर्ति केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, सिविल एंड क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन, वो सिर्फ जज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि वो डिपेंड करता एडवोकेट्स पे भी। और इसी प्रकार वो एक कॉइन के दो साइड से, मतलब टेल एंड हेड रहता ना, तो उस प्रकार टेल्स सपोज जज एंड हेड एडवोकेट्स। देन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ओके, सो ये हो गया अपना आज का क्वेश्चन, बेंच बार रिलेशनशिप।